बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर मुज्तबा का जवाब मिलने के बाद समझौते की संभावना तकरीबन खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को खारिज कर दिया है। अब तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के केंद्र में तेहरान पर कब्जा करना और संवर्धित यूरेनियम को ईरान के परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना होगा। लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ईरान के परमाणु केंद्रों को कंक्रीट की कब्र बता रहे हैं, जिनसे जिंदा वापस निकलना बेहद मुश्किल है। तेहरान का जवाब वॉशिंगटन पहुंच चुका है और इस जवाब से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है, क्योंकि तेहरान से वॉशिंगटन पहुंचने वाली फाइल में वैसा कुछ भी नहीं है जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थी। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद समझौते की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है और अब वक्त भीषण रण का है। इस बात के संकेत वॉशिंगटन से टेल अवीव पहुंची फोन कॉल के बाद मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जवाब मिलने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। ये बात कितनी देर तक चली, क्या बात हुई, इसकी कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर भविष्य के प्लान पर बात की है, जिसमें जंग शुरू करने और ग्राउंड ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल है। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे निकाले बिना ईरान की परमाणु शक्ति बनने की उम्मीदें तोड़ना असंभव है। संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। इस बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने दिया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि हम ईरान से यूरेनियम को किसी ना किसी समय निकालने में कामयाब रहेंगे। तो इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक। सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बैठक की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई है। बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट मौजूद रही। बैठक में युद्ध फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर है सीज फायर, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं घाटी में, अशांति का माहौल तो अभी भी है। ऐसे में सीज फायर के मायने क्या है, और जो रुख है ईरान का हो चाहे अमेरिका की बात हो, दोनों का ही रुख ऐसा लचर है कि लगता नहीं दोनों एक साथ बातचीत के लिए एक टेबल पर, एक मेज पर आ पाएंगे। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है कि करके तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर खान भी जुड़ रहे हैं। साथ साथ मेहमान है ग्रुप कैप्टन आशीष साहे, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नासिर कर लेते हैं। नासिर, क्या जानकारी मिल रही है सिचुएशन रूम में हुई बैठक को लेकर? कहा जा रहा है कि फिर से युद्ध करने को लेकर चर्चा। देखिए, जिस तरह से मेंशन किया गया है कि सीज फायर जो है वेंटिलेटर पे है, उसके बाद जो है वॉर रूम में बैठे कर लेना, सिचुएशन सारी जो है मॉनिटर कर लेना, उसके साथ साथ जो है नेतन्याहू से भी बात कर लेना। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीज फायर जो आखिरी सांसें ले रहा है कि आज नहीं तो कल जो सीज फायर जो है वो टूट सकता है। उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग जो लगातार बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो फ्यूचर वॉर जो है वो बिगिन कभी भी हो सकता है। जैसे कि ट्रंप ने खुद भी कल कहा कि किसी भी हाल में जो यूरेनियम है हम लेकर रहेंगे। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, दोनों जो है वॉर के मूड में है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाएगा, ईरान भी जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से जो है क्लियर स्टेटमेंट आई है, कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, हम उसे निपटने के लिए तैयार है। हम भी जो है पूरी तरह अपनी तैयारी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है मिडल ईस्ट में बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इजराइल, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जो है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर जो है वेंटिलेटर है वो कभी भी टूट सकता है, और कभी भी जो है हमें ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स भी जो है देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टाइम इजराइल जो है लेबनान पे कंटिन्यूसली हिजबुल्लाह के
कैंप्स पे या हिजबुल्लाह के जगहों पे जो है जी। लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। और कल फिर से एक बार जो है मीटिंग रूम में बात कर लेना, वरिष्ठ जो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है या डिफेंस जो आर्मी के चीफ्स वहां पे हैं उनके साथ जो है मीटिंग कर लेना। उसके बाद नेतन्याहू से भी बात कर लेना। कहीं ना कहीं मोनिका, आने वाले दिनों में जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो सीज फायर वेंटिलेटर पे है, तो कहीं ना ये अब दूसरा रुख जो है लेने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन कुल मिला के अगर इस टाइम देखिएगा, हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। जी मोनिका। ठीक है। साई साहब, संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, या फिर जैसा कि कहा गया ट्रंप की तरफ से कि संवर्धित यूरेनियम तो ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? पहले यूएस प्रेसिडेंट ने कई बार बोला है कि हम और ईरान, मतलब यूएसए और ईरान मिलकर उसे निकालेंगे। देखिए, ये उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां इन्होंने लास्ट ईयर जून में B-2 से बम्बार्डमेंट की थी और काफी हेवी रबल्स क्रिएट किए हुए। तो मेरी असेसमेंट के हिसाब से वो जो सेंट्रीफ्यूज जिसके अंदर ये केमिकल्स पड़े होंगे, एनरिच्ड यूरेनियम का स्टोरेज पड़ा होगा, वो काफी मैसिव कई टन्स के रबल्स में होगा। और हालांकि हमने उसके कुछ महीनों के बाद देखा कि ईरान जो ओवर द सरफेस कंस्ट्रक्शन था इन इलाकों में, इस्फहान इंक्लूडेड, उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, रिपेयर्स कर रहा था। लेकिन अंदर जाने के लिए अभी उन्होंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये एरिया लगातार यूएसए के सैटेलाइट के मॉनिटरिंग में है लाइव, कि वो अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूएसए को ये शक है कि एनरिच्ड यूरेनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं 304 किलो, ये इन्हीं 2-3 इलाकों में छिपा के रखे गए अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूजेस। तो यूएस प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3-4 बार ये इंडिकेट किया कि हम ईरान के साथ जाकर इसे निकाल लेंगे, क्योंकि IAEA ने लगातार कंफर्म किया है कि इन इलाकों में कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं देखे गए थे जून के बाद या अभी रिसेंट हमलों में। तो इन्हें लगता है कि वो अभी भी सेफ है। उसको वो न्यूक्लियर डस्ट बोल रहे हैं ट्रंप, उसको निकालने की कोशिश। कल के इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से ये पूछा गया कि आप उसको कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोला मिलकर निकालेंगे। फिर रिपोर्टर ने जो कंपेयर था उसने पूछा कि क्या आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने स्पेसिफिकली बोला कि ये सवाल अगर आप पूछते रहेंगे तो मैं इन सवालों को डॉज करूंगा, क्योंकि मैं अपने मिलिट्री प्लान्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। हालांकि सबसे अच्छा तरीका होगा इस डस्ट को निकालने का, आम सहमति से उसको वहां से हटाया जाए। और इसी मुद्दे पे ट्रंप पुतिन से लगातार बात कर रहे हैं 2 बार। फिर उन्होंने कल नेतन्याहू से बात मिलकर निकालेंगे, मतलब ईरान की सहमति से, ईरान की साझेदारी से निकालेंगे? जी हाँ, वो ईरान के जो उन्होंने विश लिस्ट भेजी है सिंगल पेज की, जो अभी करंट में, जिसको कल रात को यूएस प्रेसिडेंट ने गार्बेज बोला है, कूड़ादान, ये उनका गार्बेज पीस जो हमारे पास आया है एज अ रिस्पॉन्स टू अमेरिकन प्रपोजल, सिंगल पेज प्रपोजल के रिस्पॉन्स में ईरान ने जो भी रिप्लाई भेजा है, जो कि हमें अभी नहीं पता है, उसको पीस ऑफ गार्बेज बोला। पहले कहा था परसों की नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, आई एम नॉट हैप्पी, और कल उसको पीस ऑफ गार्बेज बोला। तो इसमें इनका एक मेन मुद्दा है कि वो यूरेनियम कहां जाएगा। और ट्रंप अभी भी प्रपोज कर रहे हैं कि ईरान हमारे साथ मिलकर उसे निकाले। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि अगर ईरान खुद से इसको निकालकर यूएसए रशिया भेजेगा तो शायद वो इसमें गेम कर सकते हैं, उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो दूसरा यूरेनियम भेज सकते हैं, एनरिच्ड वाले को नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें IAEA या यूएसए की टीम जब तक सम्मिलित नहीं होगी तब तक ये यूएस का शक बरकरार रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ईरान नहीं एग्री करेगा तो हम इसको खुद से निकालेंगे, जो कि आपका ये जो सवाल है फुट ऑन ग्राउंड की तरफ इंडिकेट करता है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है मोनिका। ठीक है डॉक्टर अद्रिताब, इस पर आपका क्या पक्ष है? अभी तक अगर हम देखें दोनों ही पक्षों में बात नहीं हो पा रही है और ग्राउंड ऑपरेशंस का जिक्र हो रहा है, फिर ये एनरिच्ड यूरेनियम मिलकर निकालेंगे। अगर मिलकर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि भाई सहयोग आपके बीच, साझेदारी जो है वो बनने की उम्मीद नजर आ रही है और बातचीत होगी आपके बीच, यानी कि सब कुछ ठीक है। मोनिका जी देखिए, अभी ये कहना कि यूरेनियम निकालेंगे उसका कोई प्लान भी नहीं दिया है, और कल रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप से तो उन्होंने उस पर कुछ बताया भी नहीं है। ये तो निकालने की बात तो बाद में होगी, पहले टेबल पे तो आए। टेबल पे आने की ही अभी संभावना दिख नहीं रही है। ईरान बातचीत से आने से पहले कह लीजिए अपनी बढ़त बना रखा है, और जो हॉर्मुज पे इसने कब्जा कर रखा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और निगोशिएशन से पहले
आप एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका को अपनी शर्तों पे झुकने को मजबूर कर रहा है। अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। जब तक बातचीत नहीं होगी, बातचीत में तो परमाणु का मुद्दा पीछे चला गया है। ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप के कहने से हो तो नहीं रहा है। अब ये पूरी बात, पूरा दारोमदार मुझे लगता है जो चीन में उनकी मीटिंग है उस पे डिपेंड करता है। यूरेनियम या उससे पहले जो सबसे क्रिटिकल है, और उस पे यूएस भी बार बार कह रहा है, हॉर्मुज की नाकाबंदी को हटाना, ईरान वहां से अलाउ करे। तो ये सारी चीन में मीटिंग में होगा, क्योंकि चीन ईरान का आज के डेट में सबसे बड़ा खरीदार भी है, सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। और चीन, जब तक चीन ही एक ऐसा देश मुझे अभी लग रहा है जो ईरान को कन्विंस कर सकता है, जैसे पहले भी उसने किया है, तभी फिर ये न्यूक्लियर की बात होगी। तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल होने जा रहे हैं। एक तरफ तो ब्रिक्स जो देश हैं उनकी 11 देशों का जो संगठन है उसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। और पैरेलली 15 तारीख को या 14 से कह लीजिए, इनफैक्ट 13 को कल पहुंच रहे हैं ट्रंप चीन, और परसों उनकी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग में क्या चीन को वो समझा पाएंगे, क्या चीन पे वो दबाव बना पाएंगे ईरान को टेबल पे लाने के लिए, ये सारा उस पर डिपेंड करेगा। हॉर्मुज को खोलना, और देखिए ईरान ने अपनी बढ़त इस तरह से बना रखी है कि हॉर्मुज पे कैप्चर करके उसने तेल के दाम को कमने नहीं दिया है। हाँ। और जब तक तेल का दाम बढ़ा रहेगा, अमेरिका और पूरे विश्व पे उसका प्रेशर कायम रहेगा, और ये उसके लिए एडवांटेज की स्थिति में है। तो ये कहना कि यूरेनियम को हम कैसे निकालें, ये तो बाद की बात होगी। हाँ। निकालने का प्रॉपर प्लान ऑब्वियसली बैकडोर में तो तैयार होगा लेकिन इनके डोनाल्ड पास, ट्रंप की लेकिन सुई तो इतना परमाणु पर ही अटकी हुई है, परमाणु समझौते पर। होर्मुज की तो बात ही नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है होर्मुज पर तो ईरान से वो बातचीत चाहते ही नहीं है। ईरान ये लगातार कह रहा है कि होर्मुज पर नाकाबंदी खोलो तो वो आगे कंटिन्यू बातचीत करे। एक अपडेट जरा साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे। सिचुएशन रूम बैठक के बाद ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। सिचुएशन रूम में बैठक हुई है, उसके बाद ट्रंप का बयान, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोहराया गया है। परमाणु पर ईरान का जो रिएक्शन है, ईरान की जो प्रतिक्रिया है, वो मंजूर नहीं, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। मनोज जी, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात पहले भी एक बार हो चुकी है और अब फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं और ईरान को घेर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं? अमेरिका जो है वह सभी तरह का ऑप्शन खुला रखा है, और हो सकता है कि वो भी कर ले। और उनको अगर लगेगा कि एडवांटेज पोजीशन में रहेंगे, ग्राउंड ऑन फुट में रहने के बावजूद भी, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और इजराइल मिलके ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक उनको समझ में नहीं आ पाया है कि कैसे वहाँ पे किया जाए। शायद अगर वो एडवांटेज पोजीशन में होता तो ज़रूर अमेरिका ऐसा कर दिया होता। ये बहुत मुश्किल सब बड़ा सिचुएशन है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन ईरान का अलाउ नहीं करता है कि इस तरह के एक्शन लिया जाए। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो है अपना विदेश मामलों के मंत्री वहाँ के जो हैं वो भी यूनाइटेड किंगडम से, यूके से और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो हालांकि पहले ही यूरोपियन नेशन ने बोल दिया है कि हम इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि ट्रंप जी ने बताया ही नहीं कि इसका रीजन क्या है युद्ध में जाने का। तो धीरे धीरे अलग थलग तो अमेरिका बढ़ ही गया है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे कंट्री नॉर्मली कोई कंट्री को रीच आउट नहीं करते हैं, उल्टा यूरोपियन कंट्रीज ही कोशिश करते हैं कि अमेरिका के पास जाए और कोई भी रणनीति जो है बनाया जाए। नाटो कंट्रीज को ऑलरेडी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑलरेडी उनको ऐसा बोल दिया है कि बस नाटो जो चल रहा है वो अमेरिका के कारण ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रीच आउट कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, अमेरिका सोच रहा है कि उनके साथ आए। इससे जो है ईरान पे एक अन्य दबाव बढ़ेगा, और ईरान को लगेगा कि अगर सभी यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज और अमेरिका मिलके और इजराइल मिलके अगर कुछ एक्शन लेता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है।
और जिस तरह से ट्रंप का जो है चाइना का भी दौरा है 13 से 15 तक, इसमें भी ट्रंप जो है ये इशू को उठाएगा और कोशिश करेगा कि चाइना को पे दबाव दिया जाए कि जो भी सपोर्ट किसी भी रूप में सपोर्ट अगर ईरान को दिया जी। जाए तो उसको कम किया जाए। जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं कि ताइवान का भी मुद्दा वो उठाएगा। तो वो ये भी जो है सिचुएशन इस तरह से बना हुआ है कि ट्रंप किसी न किसी रूप में हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का हठधर्मी जो है अभी बरकरार है। ट्रंप कोशिश ऐसा लग रहा है कि कर ही नहीं रहा है कि इस युद्ध जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। हाँ। जिस तरह से 14 पॉइंट और अब प्रपोजल तो वो को ये भी उन्होंने कह रहे हैं कि पूरा मुझे, जैसे जिक्र किया है कि मुझे प्रस्ताव पसंद है। एक जरा बयान सुन लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सीजफायर पर ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीजफायर अब अपने अंतिम चरण में है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया विस्तृत तरीके से। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. नासिर, ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा कचरा है ये प्रस्ताव और मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप की शब्दावली, दूसरा ये कि क्या एक बार फिर से इम्प्रोवाइज करें इस पूरे प्रस्ताव को, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारा दिया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट होगा, ईरान फिर से इम्प्रोवाइज करेगा या फिर ढाके तीन पात। देखिए मोनिका, जिस तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कबूल नहीं किया है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया है। उससे साफ लगता है कि जो प्रस्ताव में जो कंडीशंस लिखी होगी वो अमेरिका को न पहले उस पे वो विलिंग थे, न वो आज वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज का मेंशन होगा और उसके साथ साथ जो परमाणु बन रहा है वो जो है वो मेंशन होगा, उस पे कतई जो है अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ इन रिटर्न अगर देखेंगे ईरान भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए तैयार नहीं है जब तक यूएस ब्लॉकेड जो है हटेगा नहीं। उसके साथ साथ जो परमाणु यूरेनियम बन रहा है वो हैंड ओवर करना या उस पर काम करना बंद करना, उस पर भी ईरान विलिंग नहीं है। उसी पे पहले भी पीसफुल टॉक जो है पहले फेल हुए और दूसरी बार जो है ईरान इस्लामाबाद चला वहां पे गया ही नहीं। और तीसरी बार लगातार जो ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा और यूरेनियम को भी हम ना बाहर जाने देंगे ना हम किसी के हवाले करने वाले। इससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि अब जो आने वाला समय होगा, अगर चाइना में बातचीत जो मीटिंग होने वाली है जिसमें ईरान भी मौजूद होगा और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाले हैं, अगर वहां पे बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई तो आने वाले समय में जो है कुछ सिचुएशन और अलग ही देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दिन ब दिन अगर देखा जाएगा दोनों में जो क्लैश जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों में जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से कंटिन्यूसली स्टेटमेंट जो अब सामने आ रही है, स्पेशली कल से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं सीज फायर वेंटिलेटर पे लाइफ सपोर्ट पे है, उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी हाल में यूरेनियम हम लेके रहेंगे। अब नासिर उन्हें लग रहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। पहले उन्होंने कहा कि सीजफायर बरकरार है, भले ही घाटी में तनाव बना हुआ, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ। साहिब साहब, अब ये कहना कि ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर जो नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, क्या ये भी प्रेशर टैक्टिक है? और अगर देखें तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान को बताने की कि ग्राउंड ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। मोनिका, इजराइल बहुत अर्जेंटली चाहता है कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस करना, तो ये पोस्चरिंग नहीं है। जब भी ट्रंप नेतन्याहू से बात करते होंगे, कयास लगा सकते हैं हम, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ नेतन्याहू's थॉट प्रोसेस, कि वो बहुत कीन है कि अभी एक राउंड ऑफ अटैक्स और हों और साथ के साथ कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस कोस्टल एरियाज में, खार्ज में, बुशहर में या तेहरान में, इन 4 जगहों पे उनका खास इंटरेस्ट होगा कि कुछ ना कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस किए जाएं। लेकिन ट्रंप इस पे राइट अवे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस को इन दी लाइन ऑफ फायर डालने में ट्रंप को बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी अपने देश में। इस वजह से वो इस पे डेलिबरेशंस कर रहे होंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे 36 घंटों में ये जो वॉर रूम की ब्रीफिंग हो रही थी, इसका कारण कुछ और था। अमेरिका अभी भी ईरानियन एयर स्पेस को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वायलेट कर रहा है। हॉर्मुज तो ब्लॉक कर ही रखा है, साथ के साथ इनके फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस में सॉर्टीज कर रहे हैं। और इसी दरमियान
ऐसी खबर है, आपने कैप्चर किया होगा, कि 2 F-35 पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी डिक्लेयर करके ईरान से यूएई में लैंडिंग करे। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले KC-135 अमेरिका के 2 मेजर जहाजों ने सिमिलर इमरजेंसी, स्क्वाड कोड 7700 बोलते हैं उसको, एक्चुअली एविएशन में 3 स्क्वाड कोड्स होते हैं, 7500, 7600 एंड 7700। ये सिग्नल्स तब रिलीज किए जाते हैं जहाजों के द्वारा जब उनके पास कोई मेजर इमरजेंसी होती है। और ये F-35 ने भी ईरान के ऊपर स्क्वाड कोड 7700 डिक्लेयर किया है, फिर यूएई की तरफ जाता पाया गया और उसके बाद एविएशन रेडार से गायब हो गया। तो अब ये यूएई में लैंड किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं। इस बारे में अमेरिकन पेंटागन को यूएस प्रेसिडेंट को ब्रीफ करना पड़ा होगा कल वॉर रूम में। जो डिस्कशन हुआ होगा वो इस पे ज्यादा फोकस हुआ होगा कि क्यों बार बार हमारे जहाज ईरान के अंदर जाते ही किस तरह की इमरजेंसी फेस कर रहे हैं, जिसमें चाइना एंगल दिखता है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इनके एवियोनिक्स को, इनके ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स को जैम कर सकता है जब ये ब्लाइंडेड हो जाएंगे एनिमी जोन में, और इन्हें तुरंत वापस आना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सी और सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे इन जहाजों को डिसफंक्शनल बनाया जा सकता है, और ये ईरान के पास होने की चर्चाएं हो रही होंगी, तो वो एक अलग डेवलपमेंट है। ग्राउंड फोर्सेस इन ईरान पे मैं रिपीट कर दूं, इजराइल विल बी मोर देन कीन, अमेरिका विल बी वेरी केयरफुल। सो इज इट अ चांस, ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका ना सपोर्ट करे लेकिन ईरान को वो हरी झंडी दे और ईरान वो ग्राउंड ऑपरेशंस अंजाम दे? इजराइल हाँ, अमेरिका इस तरह का सिंगल हैंडेड डिसीजन इजराइल के पास फॉर ईरान नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इजराइल को लेबनान के लिए फ्रीडम दे रखी है, लेकिन इजराइल अकेला ईरान में घुस के कोई ग्राउंड ऑपरेशन करे, इसके चांसेस मोनिका बहुत कम है। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा करें। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। ये आप ईरान की तरफ से दोहराया गया ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम हर विकल्प के लिए तैयार है। डॉक्टर अजित, आप क्या इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखें, क्योंकि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि प्रपोजल कूड़ा है, ये जो प्रस्ताव भेजा ईरान ने, ये कूड़ा है, इसका कोई अगर देखे कोई मतलब नहीं निकलता है और वो इससे पूरे तरीके से डिससेटिस्फाइड है। सो ईरान ये भी समझ रहा है कि मुमकिन है कि अगर प्रपोजल्स काम नहीं किए, अगर बातचीत नहीं हो पाई तो मुमकिन है कि युद्ध छिड़े, और ऐसे में हम भी पूरे तरह से तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेशर टैक्टिक्स अपनाकर ये बता देंगे कि अगर बातचीत नहीं होगी तो आपका नुकसान है, सो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की और दूसरा जो रियलिटी है, रियलिटी भी यही है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं अमेरिका के CIA की जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके डिटेल्स जो लीक हुए हैं, वो वाशिंगटन पोस्ट और कई अखबारों ने इस तरह के जो बयान दिए हैं या जो खबरें आई है उससे कि भाई अभी भी ईरान के पास अपर हैंड है, उसके हथियार, उसके मिसाइल क्षमता, उसके मिसाइल लॉन्चर की कैपेबिलिटी, उसका ड्रोन, ये सारी चीजें काफी मात्रा में, कहने को तो अप टू 70-75% कह रहे हैं कि वो इंटैक्ट है प्री वार लेवल की। तो एक तो उस तरफ, दूसरी तरफ जो ये टाइम उसको मिल गया है संघर्ष विराम की वजह से, ईरान को रीइंफोर्स करने की भी समय मिली है। और जैसी खबरें अगेन आ रही हैं कि रूस और चीन की तरफ से कैस्पियन सी के साइड से उसको हथियारों की आपूर्ति भी हुई है, तो ऐसे में उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और हॉर्मुज ने उसको एक बड़ा सपोर्ट, कह लीजिए लाइफलाइन दे दिया है कि वो अपने अपने जिद पे अड़ा रहे। और गालिबाफ का जो बयान है वो उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्होंने प्रपोजल दिया है एज पर राष्ट्रपति ट्रंप, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और हो भी क्यों नहीं, अब हमें इस तरह से देखना होगा कि इमीडिएट क्या जरूरत है और लॉन्ग टर्म क्या है। इमीडिएट हॉर्मुज को खुलाना ही सबसे इमीडिएट पूरे विश्व के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका के लिए। और हॉर्मुज परमाणु का मुद्दा वेट कर सकता है, वो बाद में भी लिया जा सकता है। और प्रपोजल का भी पार्ट था कि पहले हॉर्मुज को खोलो और 30 दिन के अंदर फिर अन्य चीजों पे बात करेंगे। तो वहां पे परमाणु का मुद्दा अभी सेकेंडरी हो गया है।
लेकिन चूंकि चीन की जो विजिट हो गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मुझे लगता है चीन विजिट तक ये अभी थोड़ा सा मामला ठंडा रहेगा। उसके बाद चीजें जैसा परिणाम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। जो वहां पे न्यूक्लियर सोकॉल्ड न्यूक्लियर डस्ट को लेने की बात है वो इतना आसान भी इसलिए नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस तो अपनी जगह है, 10,000 किलोग्राम लगभग वो यूरेनियम वहां पे है, इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें, उसमें से लगभग 4.5 किलो जो 60% है, जिसके परमाणु हथियार बनाने में उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद 20% के लगभग वो कह रहे हैं वो भी 1,000 किलोग्राम है, और 3.67% जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो लगभग 8,500 किलोग्राम है। तो ये 10,000 किलोग्राम यूरेनियम की बात हो रही है, और ये कई जगह इस्फहान से लेके कई जगह उसके दबे होने की अंडरग्राउंड संभावना है। तो इतना आसान भी नहीं होगा अमेरिका के लिए इसको निकालना। ग्राउंड फोर्सेस भेज के भी एरिया इतना फैला हुआ है, और जिस तरह के वहां चैलेंजेस हैं, जिस तरह के अमेरिका ने ईरान ने अपना पोस्चर लगा रखा है और जिस तरह से अटैक करता रहा है गाहे बेगाहे, उसमें ये खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस चीन की मीटिंग में इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा, और ईरान का अगला स्टेप भी उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिना चीन के सपोर्ट के ईरान भी आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसके लिए समूल विनाश की जो बार बार ट्रंप बात करते हैं उस लेवल तक चला जाए। क्योंकि अभी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी यूरोपियन कमीशन के हेड ने कहा है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए जो इंटरनेशनल कमीशन है, जो कॉलिशन की बात हो रही है, शायद उसमें वो सपोर्ट करें। दूसरी तरफ लिथुआनिया एक देश है जिसने एक ये रिजोल्यूशन पास किया है कि वो 40 सैनिक इस कॉलिशन के लिए भेजेगा। तो कॉलिशन बनने की भी तैयारी होती दिख रही है। 51 देशों ने ब्रिटेन में जो मीटिंग हुई थी ऑनलाइन ऑफलाइन उसमें अटेंड किया, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट भी दिख रही है। तो ईरान भी प्रेशर में है, एक तो आर्थिक प्रेशर भी है। आप ये समझे कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अब ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शायद अब एक नया उन्होंने एड ऑन किया, कुछ कंडीशंस भी इसमें जोड़ी हैं, तो अब उन्हें लग रहा है कि ऑपरेशन फ्रीडम प्लस के तहत हॉर्मुज सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं ईरान से जब हम बात करें, अमेरिका और ईरान बात करें, तो बातचीत परमाणु पर ही होनी चाहिए। देखिए, परमाणु का मुद्दा तो है, लेकिन परमाणु के मुद्दा को कैसे, उसको एक तो ईरान तैयार ही नहीं है उसको बंद करने के लिए। ईरान न इनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार है और न ही परमाणु प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार है। अब अगर वो पहले तैयार तो हो, उसके बाद ये सारी बातें होंगी। उसने पहले, हालांकि ये देखिए, ये मुद्दा ऐसा है जिसपे पहले भी एग्रीमेंट हो चुका है और फिर एग्रीमेंट होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नहीं होगा और लॉन्ग टर्म उसके फायदे में ही रहेगा। तो हो सकता है ईरान इस पे तैयार हो जाए, लेकिन हॉर्मुज पे वो तैयार होगा इसकी संभावना अब कम दिख रही है। चलिए ठीक है, इस बीच एक बड़ा अपडेट जरा साझा कर ले जो कि हॉर्मुज से आ रहा है। हॉर्मुज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी और भी ज्यादा सख्त हुई है हॉर्मुज में, और 20 युद्धपोतों से अमेरिका का कड़ा एक्शन। अब तक ईरान के 61 जहाजों पर कार्रवाई की खबर आ रही है। अमेरिकी एक्शन से ईरान आग बबूला हुआ है, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नाकाबंदी और भी ज्यादा सख्त हुई है और ईरान के 61 जहाजों पर कार्रवाई। अमेरिकी एक्शन से ईरान आग बबूला हुआ है। मनोज जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये वेंटिलेटर पर है सीज फायर, क्योंकि अमेरिका खुद भी ताबड़तोड़ यहाँ पर एक्शन ले रहा है। वर्ल्ड के सभी कंट्रीज बहुत ही वरी है इस इंसिडेंट को सुन करके, जान करके, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि सीज फायर जो है वो वायलेट हो। आज यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का भी यही मानना था, वो भी उनका स्टेटमेंट यही है कि सीज फायर जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और स्वाभाविक है कि इस तरह के इंफॉर्मेशंस आते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब जो है कोई भी ऑयल टैंक पे और ईरान के ऑयल टैंक पे हमला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ईरान जो है वो करते रहता है, जैसे जैसे अमेरिका हमला करता है वो सीधा जवाब ईरान दे रहा है। तो ये बहुत, बट अभी ये जो ईरान के 61 जहाजों पर कार्रवाई की रिपोर्ट आ रही है, ये तो अमेरिका का अग्रेशन ही दिखा रहा है ना भाई। तरह तरह के इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। अब अगर 21
टैंक पे अगर हमला किया है 61 तो फिर जी ईरान ने भी जरूर किया होगा, वो भी हम लोग को हो सकता है कि थोड़ा देर में या आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा। तो अब ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्रिक नेशन का जो एक मीटिंग हो रहा है न्यू दिल्ली में, और उसी समय लगभग डोनाल्ड ट्रंप का जो है वह चाइना का दौरा है। तो ये देखने को मिलेगा कि जब ब्रिक नेशन की मीटिंग में चाइना का क्या रुख रहता है, क्या क्या उनका स्टेटमेंट आता है, रशिया का स्टेटमेंट क्या आता है, क्योंकि रशिया पहले ही बोल चुका है कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ तो कुछ घटना नहीं घटना चाहिए, जो भी सहायता होगा हम रशिया देंगे। और वहीं जो है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से चाइना अगर बात करेंगे तो वहाँ क्या स्टेटमेंट देते हैं चाइना, ये भी जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरह से पूरा वर्ल्ड जो है और मार्केट की अगर बात करें तो आज जितना डाउनफॉल हो गया है, तेल का दाम बढ़ रहा है, इससे जो है सभी कंट्रीज बहुत ही परेशान है। बिल्कुल एक चीज़ और है, ट्रंप का ये भी ऐसा लग रहा है कि कहीं डिफरेंट कंट्रीज के जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, कहीं ऐसा ट्रंप तो नहीं कर रहा है कि जो भी इमर्जिंग कंट्रीज थे उनके इकोनॉमी को खराब किया जाए, उसके कारण ये प्रोलॉन्ग युद्ध किया जाए, कहीं ऐसा रणनीति ट्रंप तो नहीं अपनाया है, क्योंकि ट्रंप चाहता नहीं है कि उनके आसपास कोई भी कंट्री डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में उनके आसपास हो। क्योंकि इस तरह के नाकाबंदी से एशियन कंट्री जो इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है, वहीं चाइना को भी बहुत नुकसान हो रहा है इस हॉर्मूज के नाकाबंदी होने से। ठीक है रशिया तो परेशान है ही, रशिया हालांकि एक अच्छी बात यह है रशिया के लिए कि इससे जो है ऑयल उनको बेचने में आसानी हो रहा है, बिल्कुल। रेवेन्यू बढ़ साहिब रहा साहब, है। आपके हिसाब से चाइना की लगातार बात कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी चाइना विजिट की, उन्होंने बाकायदा पोस्ट भी किया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट। सो ऐसा क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना विजिट से, क्या डील हो जाएगी वहाँ पे शी जिनपिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो ईरान और अमेरिका युद्ध पर पड़ेगा? मोनिका, ये सवाल मेरे से है। जी जी देखिए, चाइना विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट बहुत मेजरली, और ये मैं दावे के साथ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बायलैटरल होगी। ईरान उसके हाशिए पे डिस्कस होगा, क्योंकि ईरान को चाइनीज सप्लाई ऑफ हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी और ईरान से चाइना का एनर्जी सप्लाई का सिक्योरिटी, इन दोनों मुद्दों के अलावा ट्रंप जी से कोई और बात ईरान के या उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं करने वाले। ये इनका जो चाइना का विजिट है ये फोकस करेगा अमेरिकन एक्टिविटीज इन साउथ एशिया सी, ताइवान, फिलीपींस को अमेरिका के मिलिट्री हार्डवेयर का मैसिव प्रपोज सेल, जो अभी अमेरिकन कांग्रेस के अप्रूवल के लिए टेबल पे पड़ा हुआ है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। ट्रंप उसके पहले अपनी विजिट कैंसिल करके और वापस लौटेंगे, फिर फाइनल डिसीजन होगा। तो चाइना इसमें बहुत ही हार्ड बॉल प्ले करने वाला है, गिव एंड टेक होगा। और एक बहुत मेजर डेवलपमेंट अमेरिका ने किया है पिछले कुछ दिनों में कि जितने भी चाइनीज ऑटोमोटिव सेल्स हैं, चाइनीज कंपनी जो कार मार्केट है अमेरिका में, जो बहुत ज्यादा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने सब्सिडाइज कर रखी है ताकि वो अमेरिकन मार्केट को फिनिश करके अमेरिकन और यूरोपियन कार्स को अमेरिका से हटा दें और सिर्फ चाइनीज कार बिके। हर चाइनीज कार में ऐसे सेंसर्स हैं जो वापस चाइना को डेटा भेजते हैं। तो अमेरिका ने अभी 10-15 दिन पहले उनको मूविंग सर्वेलेंस सिस्टम बोला है और उनपे टोटल बैन का प्रपोजल है, जिससे चाइना की ऑटो इंडस्ट्री बहुत हार्ड हिट होगी, क्योंकि अभी तक वो इनकी प्राइसिंग पे खेलते थे कि सस्ता कर दो बिकेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने उनकी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन किया है कि अगर अमेरिका के अंदर ये कारें चलेंगी तो एग्जैक्टली जो तेहरान में 28 फरवरी को हुआ था कि कैमरे की कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में चाइना को पता होगा कि अमेरिका में किस कार कौन सी चीज कहां हो रही, कहां मूवमेंट्स है। उनका एक बहुत मैसिव अनलिमिटेड सर्वर बेस है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं रहती, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना विजिट बाइलैटरल होगा। उनके टैरिफ इश्यूज, उनके ऑटोमोबाइल इश्यूज और साउथ एशिया में अमेरिका की दखलंदाजी, ईरान उसके हाशिए पे होगा। ओनली रिगार्डिंग टू थिंग्स, एनर्जी सप्लाई टू चाइना फ्रॉम तेहरान और तेहरान को चाइना की तरफ से हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट। जी मोनिका, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, क्यों रोकेगा चाइना सप्लाई, जो वो ईरान को मदद कर रहा है वो क्यों रोकेगा? वो पहले से सपोर्ट में है। सो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी अगर हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इस मीटिंग से?
देखिए वैसे तो ये विजिट जो ट्रम्प की है वो ज्यादा ट्रेड फोकस्ड है और उसमें जो एब्सोल्युटली। रेयर अर्थ हाँ। मिनरल्स हैं उसकी बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका के 17 कंपनी के जो हेड हैं, इंक्लूडिंग एप्पल कह लीजिए, टेस्ला, ये सारे लोग वहां पे आ रहे हैं चाइना ट्रम्प के साथ विजिट में। तो ऑब्वियसली ये ट्रेड फोकस्ड ज्यादा है और सप्लाई चेन को बहाल करना, वो सारी चीजें हैं। लेकिन चाइना सबसे बड़ा लूजर भी रहा है। ईरान की बात अगर की जाए तो हॉर्मुज के बंद होने से चाइना दो तरह से लूजर रहा है ब्रॉडली। एक तो उसका जो तेल सप्लाई है 90%, 90% ईरान का तेल उसको जाता था, उस पे रोक लग गई है अमेरिका की नाकाबंदी से। दूसरा, चाइना के कई कंपनीज पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है। उसके टीपॉट रिफाइनरीज हैं जो अनऑफिशियली काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के अलग इतर काम करते हैं, उस पे बैन लगाया है। कई इंडिविजुअल पे बैन लगाया है। तो सैंक्शन जो इंडिविजुअल और कंपनीज, दूसरा सप्लाई चेन को रिस्टोर करना, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर निश्चित रूप से बात होगी। रही बात कि वहां पे कैसे इन चीजों को चाइना और ईरान में एक 2021 में एग्रीमेंट भी हो चुका है। उस एग्रीमेंट के तहत चाइना बाउंड है तेल खरीदने के लिए और सपोर्ट देने के लिए, इंक्लूडिंग उसमें डिफेंस सपोर्ट के भी कुछ कुछ प्रपोजल है, उसमें हैं शर्तें हैं। तो चाइना वहां बंध गया है और इसलिए वो एक तरह से उसकी छटपटाहट भी हो रही है। ये ट्रेड की बात करें, ट्रेड में चाइना सरप्लस में है। पिछले साल 2025 का अगर ट्रेड की बात करें तो चाइना 112 अरब डॉलर का अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में है। और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है इस क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर में भी चाइना ने काफी ज्यादा ट्रेड बढ़ाया ही है इनफैक्ट। तो चाइना ट्रेड के मामले में आगे ही चल रहा है इनमें अमेरिका से, इसलिए वहां पे झुकने का नहीं होगा। अमेरिका जितना उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर ले वो कोशिश करेगा। लेकिन इधर जो है चाइना को पूरा ट्रेड के लिए उसको पीस चाहिए, शांति चाहिए, युद्ध नहीं हो, उसकी कोशिश में वो निश्चित रूप से ईरान के मामले में, हॉर्मुज के मामले में इंटरफेयर करेगा। पहले भी यूएई के राष्ट्रपति के विजिट के समय चाइना ने 4 सूत्री एक पीस प्लान दिया था अमेरिका को और पूरे विश्व के सामने रखा था। वो प्लान अभी भी है, कैसे ईरान को ईरान के इशू को सॉल्व किया जाए। तो निश्चित रूप से इस पे बात होगी, क्योंकि ये पूरा विश्व अभी इससे त्रस्त है और ईरान में भी ऐसा नहीं है कि ईरान से बचा हुआ है। एक जो अभी खबर आई है कि ईरान में 70 ऐसे टैंकर को, वेसल्स को अमेरिका ने आवाजाही करने से रोका है। उसकी वजह से लगभग 13 अरब डॉलर का ईरान को लॉस हुआ है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख बैरल तेल वो नहीं भेज पाया। तो ईरान भी चैलेंजेस झेल रहा है। ऐसे में हठधर्मिता अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से भी वो वाकिफ है। अमेरिका भी विश्व के प्रॉब्लम से है वाकिफ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद, प्रोवाइडेड चाइना इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करे। हाँ, मतलब हम उम्मीद का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो ठंडी चीजें चल रही हैं वो थोड़ी जो है बेहतर होंगी, उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा इस चाइना विजिट के बाद। बहरहाल एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज में नेटो के एंट्री की खबर आ रही है जिससे ईरान भड़का है। हॉर्मुज में नेटो के एंट्री की खबर, ईरान भड़का है। फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान ने वार्निंग दी, हॉर्मुज में अमेरिका की किसी भी तरीके की मदद न करना भारी पड़ेगा, हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना द्वारा इस बात को दोहराया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान ने वार्निंग दी। हालांकि इसके बाद फ्रांस की तरफ से, इमैनुअल मैक्रो की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कहा है कि वो अपने युद्धपोत नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं। नासिर, अब क्या ये भी समझे कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस पूरे प्रपोजल को धत्ता बता दिया, कूड़ा बता दिया है, वो अब बिजी हो गए चाइना विजिट में। दूसरी तरफ उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम प्लस के हवाले छोड़ दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट को। देखिए बिल्कुल, एक तरह अगर देखा जाएगा तरफ से जो विजिट चाइना है, खुद चाइना के दूसरे स्टेट हॉर्मुज लगातार हमने ब्लॉकेड, किसी भी इंडियन को या शिप को जो है जाने की अनुमति दी जा रही है। कई सारे शिप जो है अमेरिका, यूएस ने जो है सिक्योरिटी नेवल फोर्स है उनको निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाएगा उससे कई ईरान जो इंटरनल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है। हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इनको मिला है, लेकिन उसको और कमजोर करने के लिए और प्रेशर बढ़ाने के लिए जो इस ब्लॉकेड में किया गया, उससे कहीं ना कहीं ईरान को बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसमें देखने को रहा है। तो जो
वैसे जो शिप्स जो वहां से गुजरते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया रहा है यूएस नेवी की तरफ। आने वाले समय जो है ईरान को और जी कमजोर करने के लिए, इकोनॉमिकली कम करने के लिए, साइकोलॉजी कमजोर करने के लिए कदम जो है अमेरिका इसराइल की तरफ से उठाया जा रहा है। तो ये उसके साथ ये भी देख रखी है कि ईरान अभी झुकने रहा नहीं, ईरान भी अब पीछे हटना ठीक है। नहीं रहा ईरान की तरफ से। ठीक है, साई साहब से मेरा ये सवाल है। साई साहब, ये जो हम जिक्र करें नेटो की एंट्री, हम इस पर कल भी चर्चा कर रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्टेटमेंट आया था। सो अब क्या, जो मैंने नासिर से पूछा, जरा इसको आप इलैबोरेट करेंगे कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाइना विजिट में बिजी हो गए, दूसरी तरफ ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, क्या इसमें अब और तेजी देखी जाएगी ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके? एनर्जी क्राइसिस बहुत सीवियर लिमिट पे पहुंच गई मोनिका, वर्ल्ड ओवर। अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं। इंडिया ने 27 से बढ़ाकर 41 देशों से तेल लेना शुरू कर दिया, लेकिन यही केस फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में नहीं हो रहा है। उनकी एनर्जी क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि अब उन्होंने काफी एक्टिव तरीके से ये सोचना शुरू किया है कि हॉर्मुज को कैसे खुलवाएं। लेकिन इसमें एक और एंगल ये है कि इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से ये लोग दबे हुए हैं। स्टामर के खिलाफ, लेबर पार्टी इज सुपीरियर। इंग्लैंड में पता नहीं कैसे वो स्टामर को हटाने की बातें कर रहे हैं इतने क्रिटिकल समय पे, जब और इन्होंने एक अपना शिप जो कि एक डिस्ट्रॉयर है इंग्लैंड ने भेजा हुआ है। उसके साथ और चीजें हैं जो अगर हम जल्दी से मैप कर पाए मोनिका आपके दर्शकों के लिए, फ्रांस ने अपना एक न्यूक्लियर पावर शिप भेजा है। कहते हैं हम वॉरशिप नहीं भेजेंगे लेकिन डिफेंसिव एक्शन के लिए भेजेंगे। इससे ईरान नाराज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज, आई एम वेरी श्योर इनको पता होगा, लेकिन इनके पता नहीं इनके थिंक टैंक्स कैसे काम करते हैं फ्रांस के। वहां पे खार्ज के आसपास या 2-3 और पोर्ट्स के आसपास ये रिपोर्ट्स हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स पे बेस्ड हार्ड रिपोर्ट्स हैं कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैरल ऑयल को फ्लोट कर दिया है। अब इनकी न्यूक्लियर पावर शिप्स, चाहे अमेरिका की न्यूक्लियर पावर शिप्स वो कोई भी हो, 3 फोर्ड हो, लिंकन हो, न्यूक्लियर पावर शिप्स के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो समुद्र के पानी से पावर जनरेट करते हैं। उस समुद्र के पानी में अगर लाखों टन तेल जा रहा होगा, पेट्रोल होगा, तो इनके रिएक्टर्स पैकअप कर जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिक नहीं, टैक्टिकल ब्लंडर है कि अगर आपको पता है कि इस तरह का तेल फ्लोट करना शुरू कर दिया अपने स्टोरेज को फुल होने के वक्त में, और साथ में उनको एक कोलैटरल एडवांटेज मिल रहा है कि इनकी शिप वहां पे नहीं जा पाएंगी जो न्यूक्लियर पावर्ड है, और बाकी शिप्स को भी इश्यूज आएंगे हार्ड ऑयल पे फ्लोट करने में। तो ये पता नहीं किस तरह से बातें करते हैं। ईरान का चैलेंज एकदम ठीक है, वो चाहते हैं अमेरिका से तो हम फिर भी 1-to-1 डील कर लेंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन या नाटो या कोई भी वर्ल्ड की एक फोरम जिसको स्टामर बनाना चाह रहे हैं, 30-40 देशों का एक साथ हम भेजेंगे पीसफुल, ये पीसफुल नहीं हो सकता क्योंकि आईआरजीसी इन पर अटैक करेगा। तो अटैक के समय इनको आर्म्ड होना जरूरी है। आर्म्ड वेपनाइज्ड बैटल ग्रुप्स को या शिप्स को या फ्रिगेट्स को भी, डिस्ट्रॉयर्स को भेजेंगे तो ये फ्लैश पॉइंट पे पहुंचेगा। ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम मीडिया के ओपन सोर्सेज पे एनालाइज करके कर रहे हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस या एक कोई सिंसियर अप्रोच बाय अ ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज जो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो रहा है तो एक पासिंग तरीके से डिस्कस हो रहा है, किसी और मुद्दे पे चर्चा हो रही है नाटो की, साथ में ये भी हो रहा है। ये एक वर्ल्ड क्राइसिस है, एनर्जी की बहुत सीवियर क्राइसिस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने परसों बोला है कि हमें, क्योंकि ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा कि हम ऑयल के दाम ना बढ़ा पाए, इन्फ्लेशन चेक कर पाए, और डॉलर वर्सेस रुपीस बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है। वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मोनिका, वी नीड टू डिस्कस दिस। बिल्कुल, और ये एक्नॉलेजमेंट हो क्यों नहीं रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है वर्ल्ड लेवल पर। अगर एक्चुअल में इतना बड़ा क्राइसिस है तो फिर उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट और रिएक्शन आ क्यों नहीं रहा। इस बीच एक अपडेट जरा बता दें, आईआरजीसी कमांड की मुज्तबा खामेनी से मुलाकात की खबर आ रही है। आईआरजीसी कमांड की मुज्तबा खामेनी से मुलाकात, हाई लेवल मीटिंग में मुज्तबा खामेनी के निर्देश, अली खामेनी की मौत के बाद पहली दफा मुज्तबा की ये मीटिंग है और घायल होने के बाद सार्वजनिक तौर पर नहीं देखे गए हैं मुज्तबा खामेनी। अली खामेनी की मौत के बाद मुज्तबा की पहली मीटिंग, जख्मी होने के बाद सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर नहीं देखे गए हैं मुज्तबा खामेनी। ऐसे में उन्हें लेकर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मनोज जी, अब ये जो खबर है आईआरजीसी कमांड की मुज्तबा खामेनी से मुलाकात, क्या इससे ये श्योर माने कि मुज्तबा खामेनी इज वेल? जिस तरह से जो है एक डायनामिक सिचुएशन बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप की साइड से भी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा है, वहाँ पे भी मीटिंग हो रहा है रूबियो और देख रहे हैं कि ट्रंप
अमेरिका के विदेश मंत्री भी जो यूरोपियन नेशन में जा रहे हैं वहाँ पे वार्ता कर रहे हैं, किसी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि नाटो कंट्रीज भी है इसमें इन्वॉल्व हो जाए। उसी तरह से खामनेई भी जो है वो अपने कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो अपडेट ले रहे होंगे और जो पीपल का जो सपोर्ट है उसको लेकर के भी वार्ता हुई होगी और आगे किस तरह से ये आगे बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ठुकरा दिया है 14 पॉइंट प्रपोजल को, तो फिर आगे का स्ट्रेटजी क्या है इस पे भी डिस्कशन हुआ होगा। और जिस तरह से वर्ल्ड के कंट्रीज का जो हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहा है, जैसे इंडिया ने भी कहा कि फॉरेन टूर कोशिश कीजिए कि नहीं जाइए और गोल्ड नहीं खरीदिए। आई थिंक जो ऑयल का प्राइस जो बढ़ रहा है तो सभी कंट्रीज जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है, तो इससे अब इकोनॉमी वर्ल्ड का चाहे चाइना का चाहे अमेरिका का वो बढ़ेगा कैसे। तो ये इकोनॉमिक जो जिस तरह से दबाव बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी कंट्री, चाइना पे भी ह्यूज प्रेशर है, क्योंकि अगर लेकिन चाइना मुझे सामान सवाल भी ये कि बनाता मुज्तबा है तो खामनेई को खरीदेगा लेकर कौन? इस तरह की रिपोर्ट्स क्या ये एक बार फिर से बताने की कोशिश की मुज्तबा खामनेई है और सब ठीक है। डॉक्टर जिताब, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, खबर ऐसी आ रही है, फ्रांस ने भी कहा है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं, लेकिन इंजरी है, उनकी सेवियर इंजरी है, इसलिए वो फ्रंट पे नहीं आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसमें लग रहा है, क्योंकि बार बार ईरान ऐसा कह रहा है, तो हो सकता है वो जिंदा हैं और मीटिंग शायद जो जिस तरह की आपने बताई कि पहली बार मीटिंग हुई है। खामनेई रहें या ना रहें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर रहें ना रहें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं वो पॉलिसी मैटर होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो पॉलिसी देश की होती है, वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है। आज आप देख लीजिए जिस तरह से 1990-91 में जो गल्फ वार 1 हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कुवैत को छुड़ाया गया था, लेकिन 2003 में जो गल्फ वार 2 जो हुआ था, सद्दाम हुसैन को जो हटाया गया था, वो अमेरिका ने खुद लीड किया था। ये बेहतर होगा कि अभी जो इंटरनेशनल कॉलिशन की बात है या प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की बात है, ये अगर अमेरिका खुद ना लीड करके इसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अगर ये प्रोग्राम बढ़ाएगा तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी और ये विश्व के देश जुड़ना भी चाहेंगे। अदरवाइज अमेरिका की खुद की जो एक चौधराहट होती है, इससे कई देशों को अब भरोसा भी टूटा है और जिस तरह से अमेरिका ने डोमिनेंस की नीति अपना रखी थी, तो बेहतर होगा कि अगर हॉर्मुज को छुड़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ये सारी चीजें पहले भी ऐसा होता रहा है, तो वो शायद इस निजात पाने के लिए, और ईरान भी कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा प्रेशर में आएगा बनिस्बत की। दूसरी तरफ आप देख लीजिए वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त कम, एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज में ईरान ने कदम बड़ा उठाया, हॉर्मुज में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया और हॉर्मुज में पनडुब्बियां तैनात की जानकारी मिल रही है। जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी, ये एक बड़ी खबर बता रही है। ईरान ने हॉर्मुज में पनडुब्बियां तैनात की है, जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी। साई साहब, ये क्या ऑपरेशन फ्रीडम प्लस के तहत ये पनडुब्बियां तैनात की जा रही है, या फिर ये जो एक्टिविटी बताई जा रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि अब ईरान को पता है कि अब नेटो कंट्रीज भी आ चुके हैं, मुमकिन है कि और जो देश हैं वो आए फ्रांस ब्रिटेन के बाद? मोनिका, जल्दी से बताता हूं, ये दिस पीस इज एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा कि ये सबमरीन्स, ये इनका 2-3 महीनों से चल रहा है कि ये डिसाइड कर लें कि सबमरीन्स भेजी हुई हैं या माइनिंग करी हुई है, दोनों साथ नहीं कर सकते। तो इस तरह के बेवकूफीपूर्ण बयानात ये वाहिदी और उनके जो टेल्स हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो इन्होंने खुद ही अपने आप में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रखा है। एक तरफ कहते हैं हजारों माइंस डाल रखी हैं, हर टाइप की सेंसर्स हैं उसमें, मोशन सेंसर्स हैं, टच सेंसर्स हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने बहुत सारी पनडुब्बियां भेज दी, पता नहीं कहां से आ गई। तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कंफ्लिक्टिंग। जी, ये प्रोपेगेंडा है मोनिका। ठीक है, इस बीच एक अपडेट और बता दें, हॉर्मुज में तेल सप्लाई से जुड़ी खबरें। तेल टैंकर के पीछे समंदर में दिखी तेल जैसी लकीर और कुछ तस्वीरें आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में तेल टैंकर के पीछे तेल बिखरा हुआ दिखा है। तेल टैंकर के आसपास कई स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं। यूए के तेल टैंकर पर हमला होने की आशंका जताई जा रही है। ये जो है खबर आ रही है। छोटा सा कमेंट इस पर भी साई साहब जल्दी से। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये टैंकर्स में अगर छोटे मोटे हमले होते हैं तो उसमें से कुछ सम टन्स ऑफ फ्यूल कैन गो, लेकिन ज्यादा मेजर जो हमें देखने की जरूरत होगी कि ये इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट बेस्ड मूवीज पिक्चर से आई थी कि लाखों टन तेल इन्होंने
अपने स्टोरेज को खाली करने के लिए, क्योंकि उन स्टोरेज में पीछे से और तेल पंप करना है, तो इन्होंने रिलीज किया हुआ है, जो एक बहुत मेजर इकोलॉजिकल ब्लंडर और मिलिट्री रिस्ट्रेंट होगा वहां पे ऑपरेशंस करने के लिए। उसमें कितनी सच्चाई है ये अगले कुछ घंटों में पता चलेगा। वॉर रूम में ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं। अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू एग्जैक्टली टेल कि वो तेल ईरान ने जबरदस्ती डाला है या एक्सीडेंटली आ गया है। मोनिका, राइट, एक और अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान के तेल कारोबार से जुड़ा अपडेट है। खार्क द्वीप के पास एक बार फिर समंदर में तेल नजर आया। तकरीबन 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक ये रिसाव जो है वो फैला हो सकता है खार्क में। ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने तेल फैलने के लिए जहाजों को जिम्मेदार बताया। डॉक्टर अजिताब, एक छोटा सा कमेंट। हो सकता है तेल के रिसाव की पूरी संभावना दिख रही है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, अमेरिका भी शिकंजा कसता जा रहा है। लेटेस्ट खबरें आई हैं कि अब्राहम लिंकन जो उसका युद्धपोत है वो और नजदीक आ गया है। इस बीच ईरान ने लाइन ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ एक बॉर्डर उसने खींच रखा है कि इसके अंदर कोई आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और फ्रांस का भी जो चार्ल्स डी गाइल जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर कह लीजिए, एक तरह से युद्धपोत कैरियर है, वो भी लाल सागर में पहुंचा हुआ है। तो शिकंजा कसता जा रहा है, ईरान की छटपटाहट दिख रही। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। इंडिया डेली के माध्यम से पल पल घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है। इन सब के बीच ये जो ऊर्जा क्षेत्र में अगर हम देखें एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, सिचुएशन से निजात कैसे मिलेगी, ईरान और अमेरिका एक साथ एक मेज पर कैसे आएंगे बातचीत के लिए, इस पर अभी भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली में आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।